दोस्तों आदाब, मैं हूं अली आदिल खान और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। आजकल गुलवान घाटी की जो चर्चा है वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आमतौर पे सुनी और देखी जा रही है, लेकिन इसका नतीजा कुछ नहीं निकल रहा है। बहुत बहसें हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं, डिस्कशंस, डिबेट्स हो रही हैं, लेकिन डिबेट्स टेलीविज़न चैनल की डिबेट्स से शुरू होती हैं, डिबेट पर ख़त्म हो जाती हैं, बहस से शुरू होती हैं, बहस पर ख़त्म हो जाती हैं, नतीजा नहीं निकलता है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो हमारी जो राष्ट्रीय चैनल के ऊपर चर्चाएं हों उनका कोई नतीजा निकलना चाहिए, बात जब बनेगी। दोस्तों, आप नीरव मोदी, निशाल मोदी, मेहुल चौकसी और विजय माल्या जैसे नामों को सुनते रहे हैं, लेकिन एक नया नाम जुड़ा है जो अनिल अंबानी का है। अनिल अंबानी जी ने पिछले दिनों चाइनीज़ बैंक से जो है वो कर्ज़ लिया था और वो उस कर्ज़ को टाइम पर अदा नहीं कर सके। चाइना के उन बैंक्स ने जो है वो ब्रिटेन की अदालत के अंदर मुकदमा दायर किया और उसकी पेशी पर जब ये पहुँचे अनिल अंबानी, तो इनसे पूछा गया, इन्होंने कहा कि मैं उस वक्त अमीर था और अब मैं गरीब हूँ, मैं पैसा ये $68,000 जो 5,000 करोड़ रुपया होता है वो नहीं दे पाऊँगा। इसके अलावा आपको याद रहे कि अनिल अंबानी की जो कंपनी आरकॉम है वो बैंकरप्ट हो चुकी है। इसके अलावा इनकी और भी कुछ कंपनीज़ हैं जो बैंकरप्ट हो चुकी हैं और कुल मिलाकर अनिल अंबानी के ऊपर हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर के बैंकों का जो कर्ज़ है वो लगभग 45,000 करोड़ रुपया है। जाहिर है कि इतना बड़ा कर्जा जिसके ऊपर हो तो उसको नींद कैसे आती होगी ये तो वही जाने। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपको एक बात और इस हम चर्चा में जोड़ दें और आपको ये बता दें आपकी इत्तला के लिए कि 2018 में 5,000 से ज़्यादा अमीर लोग देश छोड़कर जा चुके हैं और एक आंकड़ा 16,000 का है। कुछ लोगों का कहना यह है कि ये तादाद ज़्यादा हो सकती है देश छोड़कर जाने वाले अमीर लोगों की। अमीर लोग देश छोड़कर क्यों गए हैं ये बात समझ में नहीं आती है। गरीब लोग देश छोड़ सकते हैं, गांव छोड़ सकते हैं, लेकिन अमीरों ने क्यों छोड़ा? जहां रहकर वो अमीर हुए, जब वो अमीर हो गए तो देश छोड़ दिया। किस बात ने उनको मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया? और वो किसी एक ख़ास जाति, बिरादरी या धर्म के नहीं हैं, बल्कि देशवासी हैं, सक्षम देशवासी हैं। खैर, ये एक अलग बहस है। अभी जो चर्चा का हमारा विषय है जिस पर हम केंद्रित करना चाहते हैं वो ये कि जो गलवान घाटी के ऊपर मसला और मुद्दा है, जिसमें रफ्ता रफ्ता जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर गरमाया चला जा रहा है, इस पर चर्चा करते वक्त हमारे जहन में कुछ पहले चाइना के साथ होने वाली घटनाएं सामने आ रही थी। जैसे उससे पहले अगर हम देखें तो डोकलाम का मुद्दा था जिस पर 73 दिन तक भारतीय फ़ौज और चाइनीज़ फ़ौज के बीच में तनातनी रही थी, लेकिन वो किसी हिंसा पर नहीं पहुंची थी, यानी किसी की मौत नहीं हुई थी दोनों तरफ से किसी की, जवानों की। ऐसे में देखना ये है दोस्तों कि अब ये जो गुलान की घाटी का मामला है, यहाँ पर देखते ही देखते हमारे 22-25 जवान शहीद हो गए। अच्छी खासी तादाद जो है वो गिरफ्तार फौजियों की कही जा रही है। वहाँ से जो इत्तला सरकारी तौर पर मिलती है वहाँ के सैनिक लोगों से, वही उसको सच माना जाता है। बहरहाल इस तरह इसी बीच बहुत सारी खबरें आ रही हैं। अनिल अंबानी के बारे में आ रहा है कि अनिल अंबानी को दिया गया जो कर्ज़ है उसके एवज़ कुछ एग्रीमेंट्स हो गए हैं भारत सरकार और चीन सरकार के बीच में, चाइनीज़ इस्टेब्लिशमेंट के बीच। और चाइनीज़ इस्टेब्लिशमेंट ये चाहता है कि वो किसी भी सूरत में वह यहाँ अपना इस्टेब्लिशमेंट करे, चूँकि उसके यहाँ पर बहुत सारे पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल फ़ायदे हैं और इसके अलावा उसको फ़ौजी फ़ायदे हैं। वो यहाँ से बहुत सारी जगहों को कंट्रोल कर सकता है। बुलंदी पर ये पहाड़ी घाटी है और इसके आसपास जो है वो बांग्लादेश है, म्यांमार है, इसके अलावा इंडोनेशिया, मलेशिया को भी यहाँ से कंट्रोल किया जा सकता है। जब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का इस्टेब्लिशमेंट होगा तो चाइना को कैसे इस्तेमाल किया जाएगा ये एक सवाल है और इसका हो सकता है कि एक पहलू बन रहा हो। ज़ाहिर है इस तरह की खबरों के बीच में एक खबर ये चली है कि अनिल अंबानी पर जो ये कर्जा भारत चाइना गवर्नमेंट चाइना बैंकों का है उसके एवज़ हिंदुस्तान के साथ कुछ एग्रीमेंट्स हो गए हैं और गुलान की घाटी का सौदा हो गया है। इसकी हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन समाचार हैं। जाहिर है इस झूठ के बीच में एक झूठ भी हो सकता है और सच के बीच में एक सच भी हो सकता है। जब झूठ की दुनिया पनप रही है तो उसी झूठ के बीच में एक खबर भी आ सकती है।
तो ऐसी ही ये खबर है। अब इस खबर की पुष्टि नहीं की जा रही है, लेकिन बहुत सारे विशेषज्ञों का मानना यह है कि जब हम अंबानी ब्रदरान की बात करते हैं तो मोदी सरकार का उनसे बराह रास्त अच्छे रिलेशंस कहे जाते हैं, और अच्छी बात है। हमारे पूंजीपति लोगों से सत्ताधारी पार्टियों के रिलेशंस अच्छे होने चाहिए, और होते हैं, हुआ करते हैं, कोई नई बात नहीं। लेकिन अनिल अंबानी के 45,000 करोड़ के कर्ज़ को भारत सरकार क्यों चुकाए और क्यों चुकाना चाहिए, जबकि दूसरी तरफ हमारे जो है वो 40 से 60 करोड़ हिंदुस्तानी मज़दूर और किसान इस वक्त जो है वो रोटी के लिए मजबूर हैं। ऐसे में ये सवाल पैदा होता है कि क्या अनिल अंबानी और दूसरे जो बैंकरप्ट्स हैं, बड़े साहूकार लोग, पूंजीवादी लोग हैं, उनकी मदद करने की ज़रूरत है, या देश के 40 से 60 करोड़ मज़दूरों और किसानों की मदद करने की ज़रूरत है? ये एक सवाल पैदा होता है। तो इस चर्चा को हम जारी रखते हैं, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं और हम अगली बात आपके साथ अभी शेयर करते हैं। दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे अनिल अंबानी के ऊपर कर्ज और चीन सरकार और भारत सरकार के बीच मुआहदे की। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हम आपको बता दें कि इस बीच में जो है वो ट्विटर हैंडल्स पर लोग अपने निजी ट्विटर हैंडल्स के माध्यम से अलग अलग तरह की चीज़ें लिख रहे हैं। वो वाहवाही कर रहे हैं अनिल अंबानी की, और ये कहते नज़र आ रहे हैं कि बहुत अच्छा किया आपने, चीन के बैंकों का पैसा दबा लिया और लेकर बैठ गए, और वाकई आपकी जय हो, आप सच्चे देशभक्त हैं। तो देशभक्ति की परिभाषाएं कैसे बदल रही हैं ये आप देख रहे होंगे। अब किसी बैंकरप्ट को जो दूसरे किसी मुल्क के बैंक का पैसा लेकर वापस नहीं कर रहा है, उसको देशभक्त कहा जा रहा है। ये कैसे भी देशभक्ति है, हमारे समझ से बहुत परे है। लेकिन बहरहाल यूज़र्स के अलग अलग बयानात हैं, वो कहीं एक मज़े ले रहे हैं वो लोग। इस वक्त गोलान की घाटी के ऊपर कब्ज़ा हो चुका है, हमारे 20 से ज़्यादा जवान शहीद हो चुके हैं, दर्जनों से ज़्यादा गिरफ्तार हैं। उसके बाद जो है हमारे यूज़र्स है ना, ट्विटर हैंडल और फेसबुक के ऊपर मज़े ले रहे हैं। जाहिर है कि ये मज़ा उनके लिए तो हो सकता है। गोलान की घाटी जो है वो बिक चुकी है, पता नहीं या छिन चुकी है, अब आप तय करेंगे। मैंने जिससे पहले अर्ज़ किया था कि इस तरह के सौदेबाजी की बात और समाचार इस झूठ की दुनिया में चली है, और सच के धरातल पर वो कितनी खरी उतरती है ये आप लोग तय करेंगे, लेकिन ये समाचार है। दोस्तों, यहाँ जब अनिल अंबानी और गलवान घाटी तथा मोदी सरकार की बात आ रही है, तो मैं आपको चलते चलते 28 अगस्त 2018 अमर उजाला की एक खबर की हेडिंग और छोटा सा उसका इंट्रो पर नज़र डाल देता हूँ। फिर आप खुद तय कर लीजिएगा कि इसका आपस में क्या संबंध है, यानी अनिल अंबानी, गलवान घाटी और मोदी सरकार का क्या रिलेशन है। तो आपको बता दूं कि 28 अगस्त 2018 को एक हेडिंग थी अमर उजाला की, पीएम मोदी और अनिल अंबानी का सौदा है राफेल डील। तो इसके नीचे जो इसका इंट्रो है उसमें ये लिखा है कि राफेल सौदे को लेकर देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही कांग्रेस ने एक बार फिर सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। दिल्ली में कांग्रेस के दिवंगत और पूर्व मंत्री एस जयपाल रेड्डी ने कहा है कि मेरे विचार में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अनिल अंबानी के बीच सीधा सौदा है। मैं जिम्मेदार तरीके से, यानी जयपाल रेड्डी कह रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि मैं जिम्मेदार तरीके से विरोध कर रहा हूं, मेरे पास इसका आधार है। रेड्डी ने कहा कि पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के निधन के चलते 7 दिनों के शोक के चलते वो इस मुद्दे को उठाना नहीं चाहते थे। रेड्डी ने यह भी कहा कि उन्होंने अपने आरोपों का आधार बताते हुए कहा कि विमान सौदे से 2 दिन पहले विदेश सचिव ने 10 अप्रैल 2015 को स्पष्ट रूप से बताया था कि पीएम के फ्रांस दौरे के दौरान राफेल सौदे पर चर्चा नहीं की जाएगी। विदेश सचिव को भी इस सौदे पर चर्चा और फैसले की जानकारी नहीं थी। मेरे आरोप का दूसरा, यानी जयपाल रेड्डी कह रहे हैं अपनी खबर में, मेरे आरोप का दूसरा आधार यह है कि तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर इस दौरान फ्रांस में नहीं थे। सौदे के संबंध में मनोहर पारिकर ने कहा था, उनके शब्दों में भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति के बीच राफेल समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उन्होंने अपनी भाषा में खुद को अलग कर लिया था। रेड्डी का कहना है कि जयपाल रेड्डी, पूर्व केंद्रीय मंत्री यूपीए सरकार, रेड्डी का कहना है कि पीएम के अलावा एक व्यक्ति अनिल अंबानी थे जिन्हें जानकारी थी कि इस अनुबंध यानी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। विमान सौदे के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाने के 12 दिन पहले, यानी 28 मार्च 2015 को अनिल अंबानी ने अपनी कंपनी
रजिस्टर करा ली थी या कराई गई थी। 28 अगस्त 2018 की खबर पढ़कर सुना रहा हूँ। मतलब साफ है कि अनिल अंबानी जानते थे कि 12 दिन बाद राफेल अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। उन्हें पता था कि HAL हटा दिया जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त करेंगे। जबकि विदेश सचिव ने 8 अप्रैल 2015 को उस अनुबंध से 2 दिन पहले कहा कि बातचीत HAL और दसॉल्ट, ये फ्रांसीसी कंपनी है, के बीच चल रही थी। यानी बातचीत इन दोनों कंपनीज के बीच चल रही थी। HAL इंडियन कंपनी और दसॉल्ट फ्रांसीसी कंपनी थी। इसके बीच डील चल रही थी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये नरेंद्र मोदी और अनिल अंबानी के बीच सीधे सौदा है। रेड्डी ने कहा कि पीएम ने अपने विदेश सचिव को भी विश्वास में नहीं लिया है। हम नहीं जानते कि उन्होंने रक्षा मंत्री को विश्वास में लिया था या नहीं। राफेल सौदा एक बड़ा घोटाला है और रक्षा खरीद प्रक्रियाओं का भी कोई पालन नहीं किया गया है। उनका कहना है कि सौदे के बाद आए पीएम के बयान में ढेरों विरोधाभास हैं। तब कहा गया कि समझौते के पुराने पैरामीटर होंगे और अब नए तर्क और बहाने बताए जा रहे हैं। रेड्डी ने यह भी कहा कि सरकार ने सरकारी कंपनी HAL की रक्षा क्षमता का उपयोग नहीं किया। उन्होंने तंज कसा, यानी रेड्डी ने तंज कसा कि मेक इन इंडिया में विश्वास रखने वाले मोदी जी अपने अब भारत में ब्रोकर्स बनाने पर विश्वास करते हैं। ब्रोकर्स, दलाल। इस सौदे में हमारे पास देसी ब्रोकर हैं, ना कि विदेशी ब्रोकर। शायद यही मेक इन इंडिया है मोदी सरकार का। दोस्तों, अब आप तय कीजिए कि जो भारत सरकार की बहुत पुरानी एक्सपीरियंस्ड कंपनी है HAL, जो रक्षा विमानों के सौदे करती रही है, और दूसरी तरफ अनिल अंबानी की कंपनी है जो जुम्मा 8 दिन वाली कंपनी है, अनिल अंबानी समूह की कंपनी रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग। रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग को कॉन्ट्रैक्ट दिलाया जाता है राफेल का सरकार की बहुत पुरानी एक्सपीरियंस्ड कंपनी HAL को हटाकर। तो अब आप इस बात को तय कीजिए कि इसकी सच्चाई क्या है। अनिल अंबानी गलवान की घाटी का इस वक्त जो है वो एग्रीमेंट जो भी कुछ हुआ है, और मोदी सरकार, ये आपको तय करना है। हम किसी बात की कोई पुष्टि नहीं कर रहे। हमारा काम आप तक समाचार को पहुंचाना था। याद रहे कि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, लेह लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान सहित कश्मीर और अक्साई चीन के बहुत बड़े हिस्से के ऊपर चीन का पहले से कब्जा है। आपको याद होगा कि गलवान घाटी के इस ताज़ा मुद्दे से पहले मई 2017 में 73 दिनों तक डोकलाम विवाद भी चला था, याद है ना। लेकिन वहाँ एक अच्छी बात ये थी कि डोकलाम के इस विवाद में जानी नुकसान हमारी फ़ौज का नहीं हुआ था, हमारे जवान नहीं मरे थे उसमें। और डोकलाम भी एक विवादित पहाड़ी इलाका है जिस पर चीन और भूटान दोनों ही अपना दावा जताते हैं। और हम आपको एक चीज़ इससे संबंधित ये बता दें कि ये जो मुद्दा है डोकलाम का, वो ट्रायंगल है, यानी भूटान, चीन और भारत सरकारों के बीच है और सरहदों के बीच है। तो ये ट्रायंगल था। इसमें भूटान आर्मी ने भी जो है वो डाकोला के डोकलाम इलाके में सड़क बना रहे चीनी सैनिकों की मुखालफत की थी, उनको रोका था, उन्होंने उस वक्त फेवर किया था। लेकिन ताज़ा विवाद जो चला, इसमें भूटान भी आंखें मोड़ता नज़र आया। मुझे वो एक शायर का शेर ऐसे वक्त में याद आता है कि कौन होता है बुरे वक्त की हालत का शरीक, मरते दम आँखों को भी देखा है कि फिर जाती हैं। ऐसे में जब नेपाल और भूटान हमारे मित्र देश कहलाते हैं, वो भी अब आंखें फेरने लगे हैं, जबकि इस वक्त भारत के ऊपर जो है वो संकट है। भारत सरकार की विदेश नीति के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो ये समझना होगा कि हम लगभग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी योजनाएं और नीतियाँ फ़िलहाल कामयाब होती नज़र नहीं आ रही हैं, या हम उसको फेल कह सकते हैं, हम फेल हो रहे हैं। जैसे अगर हम बात भारत के लिए इन दोनों उसके पड़ोसी देशों की करें तो रोज़ नई मुसीबत खड़ी कर रहे हैं हमारे पड़ोसी देश, जैसे चीन, नेपाल, पाकिस्तान तो थे। इसके अलावा यानी 3 फ्रंटों पे हम लड़ रहे थे।
तो भारत को जो है अब भूटान ने भी झटका दिया है। आमतौर पर भारत भूटान के संबंध मधुर रहे हैं, मगर उसने असम के बक्सा ज़िले के किसानों का पानी रोक दिया। इस पर मुझे लगता है हमें चर्चा करनी चाहिए। ये एक नई घटना है और देश के लिए भारत के लिए चिंता का विषय है कि ऐसे में जब चीन और नेपाल जो है वो आंखें मोड़े खड़ा है और विवाद खड़े कर रखे हैं इन दोनों कंट्रीज़ ने, ऐसे में भूटान का ये जो बक्सा ज़िले पर के किसानों का जो पानी रोका गया है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। बक्सा के जो किसान हैं भूटान की सरकत से बेहद परेशान हैं और वो सड़कों पर आ गए हैं और जाहिर है उनका सड़कों पर आना ज़रूरी था। 26 से ज़्यादा गाँवों के लगभग 6000 किसान सड़कों पर आ गए। बक्सा ज़िले के 26 से ज़्यादा गाँवों के किसान सिंचाई के लिए डोंग परियोजना पर ही निर्भर रहते हैं। ये एक बहुत अहम पहलू है। 1953 के बाद से ही स्थानीय किसान अपने जो धानों की खेती है उसकी जो सिंचाई है वो भूटान से निकलने वाली नदियों से पानी के द्वारा ही करते रहे हैं। और पिछले 2-3 दिनों में बक्सा के किसान और तमाम सिविल सोसाइटी संगठन इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं असम के बक्सा ज़िले में। सोमवार को प्रदर्शनकारियों ने कई घंटों तक वहाँ एक रोड है जो रोंगिया भूटान सड़क कहलाती है, उसको भी जाम रखा। किसानों की मांग है कि केंद्र सरकार भूटान के सामने इस मुद्दे को उठाए और भूटान के सामने मतलब इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द निकाले। चुके हालांकि भूटान की ये दलील है कि कोरोना के चलते लगाई गई है ये रोक, और दरअसल हर साल इस सीज़न में जो है वो भारत के किसान जो है वो भारत भूटान सीमा पर ये समद्रूप जोंगखार इलाका है, इसमें जाते हैं और काला नदी के पानी को अपने खेतों में लाकर सिंचाई करते हैं। इस साल कोरोना वायरस के चलते भूटान ने भारतीय किसानों को एंट्री देने से इनकार कर दिया, तो मसला खड़ा हो गया जाहिर है। जब तो ऐसे में किसानों का कहना है कि जब सभी तरह के अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल फॉलो किए जा रहे हैं तो सिंचाई में क्या समस्या है। सिंचाई के लिए पानी को खोल देना चाहिए। फ़िलहाल अभी इस मामले पर जो है वो आसाम राज्य की सरकार जो बीजेपी सरकार है और केंद्र की जो है वो मोदी सरकार की कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। खबर बनने तक तो कोई नहीं आई है। इसके बाद उनका क्या स्टैंड होता है और वो भूटान से इस संबंध में किस तरह बात करते हैं, ये देखना अभी बाकी होगा। बने रहिए हमारे साथ। अगली वीडियो के साथ हम हाजिर होते हैं। अगली वीडियो हम जो है वो 2017 और 2018 पर जो एक हैशटैग चला था कि किस मुग़ल बादशाह ने चाइना से कैलाश मानसरोवर के उस धर्म स्थल को हिंदुओं को दिया था, चाइना से छीन कर हमला करके, उसके ऊपर चर्चा होगी। औरंगज़ेब का उसमें जिक्र आएगा, उसको आप देखना ना भूलिएगा। अगला हमारा वीडियो वही होगा। हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।